2022 में पंजाब के लोगों ने ढेरों उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार को मौका दिया। पिछले 4.5 साल में क्या आपने जिन उम्मीदों के साथ ये मैंडेट पाया था उस हिसाब से काम किया या नहीं? 2027 का असेंबली इलेक्शन आम आदमी पार्टी के पंजाब मॉडल और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का रेफरेंडम रहने वाला है। पंजाब की जनता आपको और मान साहब को एक बार मौका फिर से क्यों दे, इस पर चर्चा करने के लिए एनडीटीवी के नवा पंजाब समिट में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान का। थैंक यू मान साहब, सत श्री अकाल, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राहुल जी, एनडीटीवी और पूरे आपके ग्रुप का, जितने भी स्टाफ के आपके लोग इस बहुत ही खूबसूरत कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए आए और आपने यहाँ बुला के हमें मान सम्मान दिया। तो मैं होस्ट भी हूँ, तो आपका स्वागत भी करता हूँ पंजाब में, और आपने इतना इज्जत मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमें इलेक्शंस का बड़ा शौक है, तो जैसे ही पश्चिम बंगाल का इलेक्शन, तमिलनाडु का इलेक्शन खत्म हुआ, मान साहब ने बोला पंजाब आओगे, हमने बोला फट से चलते, और जैसे ही मौका मिला टिकट कटा के यहाँ पे आ गए। और इलेक्शंस के बिल्डअप में ये मान साहब का पहला इंटरव्यू है, पहली बार ये तमाम सवालों के जवाब लेंगे, इसके लिए मान साहब आपका शुक्रिया। शुरुआत हम लोग करते हैं आपके रिपोर्ट कार्ड से। आप स्टार्ट कीजिए। तमाम लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं मान साहब, उनको बताइए कि फिर से अगले साल पंजाब की जनता आपको मौका क्यों दे। क्या आपने ऐसा किया जो कि अकाली बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, कि आपको फिर से पंजाब की जनता चुन के लाए? जो आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो में गारंटियाँ दी थी, आमतौर पे मैनिफेस्टो में वादे होते हैं, लेकिन हमारी गारंटियाँ थी। अनफॉर्चुनेटली बाद में बीजेपी भी गारंटियाँ देने लगी। पहले तो वो संकल्प पत्र भी कहते थे, कांग्रेस वाले भी संकल्प पत्र, अब वो भी गारंटियाँ कहने लगे। तो सबसे पहली गारंटी हमारी बिजली मुफ्त की थी, जो मार्च में हमने ओथ सेरेमनी हमारी हुई 16 मार्च को। जुलाई का पहला साइकिल, जो 2 महीने का साइकिल है पंजाब में बिजली के बिल का, तो जो जून जुलाई का पहला साइकिल जो फ्री हमने 300 यूनिट हर एक बंदे को, उसमें कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, नीला कार्ड, पीला कार्ड नहीं आता। कोई भी, चाहे आपके घर पे 2 एसी भी लगे हैं, आप इस तरीके से उसको इस्तेमाल करें कि आपका जो 2 महीने का जो मीटर की रीडिंग है वो 599 रहे, 600 यूनिट से कम रहे तो ज़ीरो आता है। 90% पंजाब को बिजली का बिल ज़ीरो आ रहा है, और बिजली बोर्ड को भी कोई ऐसा घाटा नहीं है। बिजली बोर्ड ने PSPCL हमारे कॉरपोरेशन का नाम है, हमने गोविंदवाल साहब में GVK कंपनी का एक थर्मल प्लांट खरीदा, पावर प्लांट जो था 540 मेगावाट का प्लांट था, 1080 करोड़ में सरकार ने खरीदा। बिडिंग में, बेंगलोर में बिडिंग हुई थी। तो ये पहली बार हुआ है, लोगों ने पहली बार ऐसा कुछ देखा कि सरकारें अक्सर आके जो सरकार के अदारे होते हैं उनको घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने प्राइवेट कंपनी से एक अदारा जो 1000 करोड़ का थर्मल प्लांट खरीदा, और पब्लिक प्रॉपर्टी को सरकार ने, गवर्नमेंट ने खरीदा। उसके बाद खेतों की बिजली दिन में दी हमने। उसके बाद पानी, क्योंकि पंजाब का पानी जो है वो बहुत धरती में बहुत ग्राउंड लेवल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, क्योंकि धान की फसल है। 1 किलो चावल पैदा करने के लिए हमें 3800 लीटर पानी लगता है। तो हमारा धरती का पानी जो है वो बहुत नीचे जा चुका था, उसको रिचार्ज करने का प्लान बनाया। आज हम कह सकते हैं कि जब हमने ओथ ली थी तो 22% पानी इस्तेमाल होता था सिंचाई के लिए, आज 78% हम पानी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने नौकरियां देनी शुरू की, 65,264 नौकरियां देकर आपके सामने बैठा हूँ। एक सिंगल बंदा भी हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि मेरे से पैसा लिया कोई, या मेरे नंबर कम थे, मेरे से कम नंबर वाला जो है वो सिफारिश लग गई, किसी MLA की, मंत्री के कोटे में आ गया, उसको नौकरी मिल गई। नो, एक घर में 3-3 नौकरियां भी मिली हैं, एक बंदे को 3-3 मौके भी मिले हैं। तो उसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ा, हमारा भी विश्वास बढ़ा।
हम 43,000 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं, पंजाब की सड़कें, जिसमें से 12-13 हज़ार किलोमीटर बन गई। हम 3,000 से ज़्यादा गाँव में स्टेडियम बना रहे हैं, ताकि फिर हमने वो युद्ध नशे विरुद्ध शुरू किया ड्रग्स का। आगे आने वाले आपके सवाल भी होंगे शायद इस सिलसिले में, उसका मैं डिटेल में जवाब दे दूंगा। तो लोगों का विश्वास यह पहली बार हुआ है, जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, गारंटियाँ पूरी हो रही हैं। तो सारी गारंटियाँ हमने पूरी, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए, देखो इंडस्ट्री जो है वो वहीं पे आती है जहाँ उनको माहौल मिलेगा। टाटा स्टील सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, लुधियाना में उनका प्लांट चालू हो गया है, 3200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। हमारे पास रॉयल डी हॉज जो डच कंपनी है वो कैटल फीड बनाती है। हमारे पास कारगिल है, हमारे पास गोदरेज है, हमारे पास ये हीरो और वर्धमान तो हमारे अपने ही ब्रांड हैं। तो हमारे पास इतनी कंपनियां जो देश में, जिनको हम साउथ कोरिया भी गए, जापान गए, वहाँ से कंपनियां जो इधर आ गई। हमारे पास कलास है, यनमार है, जापान की कंपनी है जो सोनालिका के साथ काम करती है। तो एग्रो मशीनरी में है वो। तो मेरे टिप्स पे पड़े हैं कि कितने 5 लाख से ज़्यादा युवाओं को, लड़के लड़कियों को वहाँ काम मिल गया। तो पंजाब को अब सिर्फ हम एग्रेरियन स्टेट ना कहें, साथ साथ में हम इंडस्ट्रियल स्टेट भी हैं। पहले मंडी गोविंदगढ़ देखो, हमारी सबसे बड़ी लोहे की मंडी होती थी एशिया की, वो उजड़ गई थी। अब दोबारा उसको रिवाइव कर रहे हैं। जो लुधियाना है, लुधियाना हौजरी के लिए माना जाता है, अमृतसर टेक्सटाइल के लिए माना जाता है। तो हम अपनी इंडस्ट्री जो मौजूद है एमएसएमई, उसको भी बचाना है और बाहर वालों को भी लाना है, ये हमारा मकसद। आप वो वायदे गिना रहे हैं जो आपने पूरे किए, पर कई सारे ऐसे वायदे हैं जो आपने किए लेकिन पूरे नहीं किए। आपने बोला था कि महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे, 2022 के आपने मैनिफेस्टो में बोला था। उसके बाद 4 साल निकल गए, अभी भी जो आपका लेटेस्ट बजट आया है उसमें आपने प्रोवाइड नहीं किया। अब आप रजिस्ट्री ले रहे हैं, तो फिर तो वो हो गया कि चुनाव से पहले आप दे देंगे पैसे, 4 साल तो आपने दिए नहीं सर। उसके लिए बजट रखा है। देखो राहुल, जो गारंटियां दी जाती हैं वो विद इन 5 ईयर्स होती हैं, कि विद इन 5 ईयर्स हम पूरा करेंगे। अभी उसके लिए बजट प्रॉपर रखा है। हम उसी समय शुरू करते हैं स्कीम जब हमारे पास ये पता हो कि ये स्कीम पैसे की कमी की वजह से बंद नहीं होगी। बिजली वाला हम पहले कर सकते थे, बिजली वाला पहले कर दिया। जब हम नौकरियां दे सकते थे, नौकरियां दे दी। जब हम कोई एसएसएफ बनाई हमने, सड़क सुरक्षा फोर्स, वो हमने वादा भी नहीं किया था। 19 टोल प्लाजे बंद कर दिए, 67 लाख पर डे लोगों का बच रहा है, जो उनको पैसे देने पड़ रहे थे कहीं भी सड़क पर जाते। और वो भी टोल प्लाजे जो 2-2 साल से ओवर चल गए, ओवर हो गए 2-2 साल, उनको कोई बहाना बना के वो एक्सटेंशन ले लेते थे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी महिलाओं का 1,000 और 1,500 रुपये वाला अगले महीने से पूरा होने लगेगा। और ये स्कीम हमारी अब बंद नहीं होगी। हमने जितने पैसे चाहिए उतने पैसे अलग से निकाल के रख लिए। हमारी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है ना, जो नेशनल कन्वीनर है, वो IRS ऑफिसर है इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। अरविंद केजरीवाल जी ज्वाइंट कमिश्नर रहे हैं इनकम टैक्स में, उनको पता है पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाना है। तो हिसाब किताब के हम पूरे ये भी पता है कि पैसा इलेक्शन से पहले तो तभी ज़्यादा वैल्यू आती है। पहले 4 साल दे दोगे तो वोटर फिर उसको ग्रांटेड ले लेंगे। नहीं, चुनाव से कुछ महीने पहले दोगे तो वोटर को याद रहेगा। उससे पहले क्या हुआ ना, फिर एक तो 15 लाख रुपए मोदी जी वाले आ गए थे लोगों के खाते में, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर घर घर नौकरी आ गई कैप्टन वाली। तो फिर उसके बाद सुखबीर बादल के ट्रक भर के आ गए दिल्ली से जो पैसों के लाने थे। जब लोग नौकरी वाले रिटायर होने लगे और ये 15 लाख भी खर्च हो गए, फिर मैंने कहा अब दे देते हैं, अब जरूरत होगी लोगों को, है ना। फिर इसलिए फिर थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा। पहले जब मान साहब का इंटरव्यू होता था तो उसमें मजा ही आता था कि हाजिर जवाबी बड़ी थी। लेकिन मुझे लग रहा है अब आप बड़े सीरियस हो गए। अभी थोड़ा सा आप क्रैक कर रहे हो जोक्स, लेकिन अब आजकल आप बहुत सीरियस टाइप का करते हो इंटरव्यू भी। पहले तो एकदम चलता था आपका फॉर्म, धाड़ धाड़ धाड़। नहीं, आप थोड़ा सवाल 2-4 और पूछो, आने वाला फॉर्म वो। अच्छा, इससे हुआ ये कि जो आपने स्कीम्स की, उससे जो फिस्कल सिचुएशन है पंजाब की वो बहुत खराब हो गई। सेंटर ये कहती है कि मैक्सिमम डेफिसिट 3.5%, 3.5% के आसपास होना चाहिए। पंजाब का डेफिसिट 4.5% है, 4.5%। यानी कि आप जितनी सरकार आपकी पैसा कमा रही है उससे ज़्यादा पैसा आप खर्च रहे हो, और आप आज खर्च रहे हो, इसका भुगतान करेंगे पंजाब की आने वाली जनरेशन्स। तो फिस्कल सिचुएशन इतनी खराब क्यों है पंजाब? देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कर्जे का सवाल ना सेंटर सरकार ने सारे एंकर्स को दे दिया है। यूपी पे कितना कर्जा है? 8 लाख करोड़ का कर्जा है। परसेंटेज पे देखो ना। नहीं, आप यूपी की
वो भी तो देखो ना, यूपी बड़ा भी है हमसे। गुजरात पे कितना, देश पे 55 लाख करोड़ देश पे कर्जा था 2014 को जब मोदी जी ने ओथ ली। आज 220 लाख करोड़ है, 4 गुना बढ़ गया। तो ना तो नौकरी मिली, 2 करोड़ नौकरियां भी देनी थी, वो तो आजकल वो कॉकरोच बन के घूम रहे हैं नौकरी वाले तो, ठीक है ना। तो नौकरी भी नहीं दी उनको, 15 लाख भी नहीं आया हर एक के खाते में। और जो कहा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बिशप गुरु बनाने चले थे, बिशप चेला बन के रह गए हम। हमारे फैसले तो व्हाइट हाउस से आते हैं, हमारे पंजाब के फैसले या देश के फैसले कि जी तो बहुत जल्दी खुल गए एकदम है। अब तो मैंने बोला कि आप सीरियस होकर जवाब दे रहे हो, आप तो एकदम ही बैटिंग करने तो ये लगे। सीरियस जवाब ही है ना। जब मोदी जी पूरे देश का 220 लाख करोड़ उतार देंगे, पंजाब भी देश में ही आता है, उस दिन हमारा भी उतर जाएगा। नहीं, ये हुआ एक आपने जवाब दिया, लेकिन एक पॉलिटिकल जवाब एक बहुत सीरियस क्वेश्चन पे। लेकिन हम वो Financial विकास पे index- खर्चा हो रहा है। हाँ जी। देखो, पहले वाली सरकार 3.5 लाख करोड़ छोड़ के गई थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ 3.5 लाख छोड़ा, लेकिन 3.5 लाख करोड़ उन्होंने कहाँ खर्च किया? सड़कें मैं बना रहा हूँ, सरकारी स्कूल मैं ठीक कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ को पैसा मैं दे रहा हूँ, बिजली बोर्ड का कर्जा मैं उतार रहा हूँ, हॉस्पिटल मैं बना रहा हूँ, वो कहाँ बना के, नौकरियाँ मैं दे रहा हूँ, वो कहाँ खर्च के चले गए? जो उनके, मतलब हमारा एक वित्त मंत्री था, 4 साल तो वो अकाली दल में वित्त मंत्री था, 5 साल वो कांग्रेस में वित्त मंत्री था, और अनफॉर्चुनेटली मेरा भी पार्टी का प्रधान रहा मनप्रीत बादल। वो 9 साल यही कहता रहा, खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा अगर खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो, उसको पीपा कहो, है ना। जब है ही खाली उसको खजाना क्यों कह रहे हो यार, खजाने में तो कुछ होता है। इससे नेगेटिविटी इतनी फैल गई कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कहने लगे, बेटा कनाडा को निकल जाओ, बेटा ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, बेटा आईलेट्स कर लो, चलो निकल जाओ, यहाँ तो खजाना खाली है। हाँ, मेरे अभी वित्त मंत्री आपके यहाँ आके बैठ के गए हैं, हमने कभी नहीं कहा खजाना खाली है, हमने खुल के पैसे पब्लिक को, पब्लिक के पैसे दिए, ठीक है ना। हमारी स्कीमें आपने ज्यादा ही दे दी, जो थे भी नहीं वो भी दे दिया आपने। हैं जी, जो थे भी नहीं वो भी दे दिया आपने, मतलब कि इंटरेस्ट बर्डन आपने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि आपने खर्चे इतने बढ़ा दी, जितना आपका स्टेट का रेवेन्यू है नहीं उससे ज्यादा खर्चे कर दिया आपने। नहीं, स्टेट देखो 2 किस्म के कर्जे हैं। अगर तो लोन लेके ट्रक ले रहे हो तो ट्रक कमाई करेगा, लोन उतार देगा। अगर लोन लेके आप बेटे को मोटरसाइकिल और गाड़ी लेके दे रहे हो, बड़ी जो खर्चा करती है, फिर वह आपका कर्जा जो है वो आपका दुगना तिगना होगा। हम पंजाब वाले जो लोग हैं, किसी का कर्ज हम रखते नहीं हैं अपने सर पे। पंजाब जो है ना, वो कर्जा उतारने में बहुत माहिर है। चाहे वो किसी ने थोड़ा सा भी एहसान कर दिया हो ना पंजाबियों पर, उसका भी कर्ज पंजाबी उतार देते हैं। तो लेकिन हम पिछली सरकारों की वजह से, सिस्टम की वजह से थोड़ा डेट में चले गए थे, लेकिन पंजाब वापस आएगा। पंजाब बहुत बार गिरा है, लेकिन पंजाब बहुत बार उठा भी है। की होया जे पतझड़ आई, तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाउना कितों कलमा, तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। मान साहब, इस इंटरव्यू से ठीक पहले, कुछ टाइम पहले, राज्यसभा के जो एमपीज थे आपके, वो पच के भाग गए, वो चले गए बीजेपी में। अब सवाल यह है कि आपकी नाक के नीचे राघव चड्ढा तो पहले से ही नाराज चल रहे थे, संदीप पाठक भी चले जाते हैं, बाकी भी आपके लोग चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, ऐसे कैसे हो गया? पता क्या है, देखो किसी का मन कब बदल जाए ये तो कोई जान नहीं सकता इस बात को तो। लेकिन बीजेपी का जो काम करने का तरीका, पहले ईडी भेजो, ईडी के छापे होंगे, 2-3 दिन वहाँ रेड चलेगी, फिर उनको मनाएंगे, देख लो आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, बच जाओगे। 10 दिन पहले उस बंदे के घर पे ईडी आती है, 2 दिन ईडी सब सर्च करती है, गुड़गांव में भी, जलंधर में भी, लुधियाना में, जहाँ जहाँ भी उसके बिजनेस हैं। और 10 दिन के बाद वो बीजेपी ज्वाइन करता है, उसको बाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दे देते हैं। तो मतलब कौन सी वॉशिंग मशीन है उनके पास जिसमें डालते ही बंदा बिल्कुल क्लीन हो जाता है? तो डरा के, या लालच दे के, या फिर वैसे कि हम आपको सेंट्रल में ये दे देंगे वो दे देंगे, ऐसे लालच दे के ले गए। लेकिन उन जो गए हैं, मैं राष्ट्रपति जी को मिला उस सिलसिले में। डेमोक्रेसी का इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि बीजेपी के आज पंजाब में 117 में से 2 एमएलए हैं, 2 विधायक हैं, 6 राज्यसभा के मेंबर हैं। ऐसा हो सकता है जिनके 2 हों उनके 6 एमपी हों? तो बीजेपी को भी थोड़ा शर्म होती है कि पंजाब में कहते हैं ना, बीजेपी को थोड़ा सोच लेना चाहिए था कि या तो फिर ऐसा करो
इनको इस्तीफा दिलवा के कहीं राजस्थान से, बंगाल से, कहाँ से और मर्जी, कम से कम अपने एमएलए द्वारा तो चुने गए हों, वो हमारे एमएलए द्वारा चुने हुए हैं। और बीजेपी कह रही है कि हमारे पास इतने हो गए। वो तो तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, चाहे शिवसेना तोड़वा लो, चाहे उस शरद पवार की पार्टी तोड़वा लो। मैं तो ये कहता हूँ, लाइव चल रहा है ना, इसका मतलब काट नहीं सकते आप वहाँ, है ना? काटेंगे क्यों? हाँ नहीं, इसका मतलब कैंची नहीं चल सकती। जिस पार्टी ने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया ना, वो पार्टी खत्म भाई साहब। दुष्यंत चौटाला को पूछ लो कहाँ गई उसकी पार्टी, नवीन पटनायक को पूछ लो उड़ीसा, कहाँ गई पार्टी, बिहार में नीतीश कुमार से पूछ लो, शिवसेना में उद्धव ठाकरे से पूछ लो, शरद पवार से पूछ लो, बड़े घाघ सियासतदान अपने आप को मानते थे। ये तो जिसके साथ जाते हैं ना, पहले उसी को ख़त्म करते हैं। तो इसीलिए मतलब इनके साथ अलायंस जिन्होंने भी किया बाद में पछताए हैं वो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसे डेमोक्रेसी का मजाक मत बनाएं। फेयर फील्ड जो मतलब एक जैसा ग्राउंड मिले। अगर ये मोदी जी की लहर पे जीतते, लहर पे जीतो, हम उस हार को एक्सेप्ट करेंगे अगर पब्लिक ने उनके नाम पे वोट दिए। लेकिन वोट काट देंगे, वोट एसआईआर में आपको दादा का बताना होगा। आप पंजाब में कैसे करोगे जी एसआईआर? फिर आप कहोगे मेरे परदादा कहाँ थे? मेरे परदादा तो पाकिस्तान से आए थे। पंजाब में भी तो हो रही है एसआईआर की एक्सरसाइज। है जी, पंजाब में भी तो हो रही है 25 जून से। लेकिन ये मांग रहे हैं जी आपके परदादा का ड्रेस कहाँ का था। तो मेरी माँ ने अगर वोट बचानी है तो उसको पाकिस्तान सियालकोट से लेके आना पड़ेगा वो परदादा का सर्टिफिकेट। आधा पंजाब तो हमारा उधर से आया हुआ है। तो कहा ये क्या बात होगी, परदादा आपके कहाँ थे? ये तो सीधी सी बात है कि आपको वोट नहीं देना हमने। 27 लाख वोटर की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है बंगाल के लोगों की, और जजमेंट क्या आई? कोई बात नहीं जी, आप अगली बार वोट डाल लेना। ये कोई जजमेंट है? ये मतलब ये डेमोक्रेसी है? तो मतलब ये तो लूट तंत्र है। नहीं, पर आपने बोला कि बीजेपी को आंख की शर्म करनी चाहिए, पर आपको भी तो ये सोचना होगा ना कि जिन लोगों को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा की टिकट्स दी, अगर आप बिजनेसमैन को देखो, भज्जी अब कहते हैं कि पैसे लेके सब राज्यसभा गए थे। हरभजन सिंह तो अब खुले में बोल रहे हैं। नहीं, चलो भज्जी से पूछ लो कि उनसे कितने पैसे लिए थे हमने, ये बता दे। वो दूसरों की बात कर रहे हैं, अपनी नहीं नहीं, नहीं अच्छा, हम भज्जी वाली मुफ्त में दे दी, कोई पैकेज में आ गई थी कोई? भज्जी से पूछ लो तेरे से कितने लिए, बाकियों के बाकी भी बता देंगे कितने कितने लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ ना, अगर कोई मशीन आ गई ना, आने वाले दिनों में आ सकती है, एआई आ गया है, सब कुछ वो सोच के भी बता देता है। अगर कोई एआई के जरिए कोई ऐसा टूल आ जाए जो दिल पे लगाओ और बंदे का पता चल जाए ये इसके दिल में कितना खोट है, इसके दिल में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले उसका ग्राहक मैं हूँगा, मैं कस्टमर बनूंगा उसका, मैं खरीद लूंगा। अब क्या करें? इससे पहले जोगिंदर यादव भी थे, प्रशांत भूषण थे, उनको तो नहीं दिया आपने राज्यसभा टिकट। है जी, योगेंद्र यादव, आशुतोष, प्रशांत भूषण, इनको इनकी आइडियोलॉजिकल एक कमिटमेंट थी ना, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी। आम आदमी पार्टी ने 2022 में 17 में पंजाब की जनता को बोला कि हम बाकी पार्टियों से अलग हैं, हम पे भरोसा करो। आपने टिकटें दे दी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, उनको तो कॉम्प्रोमाइज करना ज्यादा आसान है। नहीं, मुझे ये बताओ, राज्यसभा में हर राज्यसभा का मतलब यही था कि जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आते, लेकिन उनका देश में कोई ना कोई योगदान है। अशोक मित्तल जो हमारे थे वो एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी लवली यूनिवर्सिटी जालंधर, उनके 40,000 स्टूडेंट हैं, वो एक एजुकेशनिस्ट तौर पे टिकट दी हमने। भज्जी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे, उनको स्पोर्ट्स के कोटे में टिकट दी। इंडस्ट्रियल कोटे में राजेंद्र गुप्ता को और संजीव अरोड़ा तो चलो इधर आ गए, अब उनको दी। तो मतलब हर वर्ग, हमारे पास भी तो वकील, जो अभी हमारे वित्त मंत्री हैं वो वकील रहे हैं, मैं एक आर्टिस्ट था, अरविंद केजरीवाल एक ऑफिसर थे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, मनीष सिसोदिया पत्रकार थे। हमारी पार्टी में समाज का हर वर्ग का बंदा है। हमारे पास मतलब वकील हैं, डॉक्टर हैं। पार्टी ऐसी है कि कोई भी आके कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि मैं भी इस इलेक्शन से लड़ूंगा। बाकी यार राहुल, बंदे का क्या पता चलता है? आप भी तो आज तक में थे तो। और एक और बात बता, मैं जब पहली बार चुन के गया, 2014 में संगरूर से, सबसे पहले सेंट्रल हॉल में इन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते चलो स्टूडियो चलो। नोएडा में स्टूडियो था, फिल्म सिटी में। मुझे पता है, मेरे लाल रंग का कुर्ता मैंने पहना हुआ था, तो इन्होंने मेरे साथ शो किया, उसका नाम था सीधी बात, जो प्रभु चावला जी करते थे, है ना।
तो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि तुम तो बॉलीवुड वाले हो, तुम तो मुंबई चले जाओगे, अभी नए नए जीत के आए हो, ये सेशन पहला सेशन है, उसके बाद बॉलीवुड वाले तो कभी मिले नहीं, धर्मेंद्र जी नहीं आए, विनोद खन्ना भी नहीं मिले कहीं, अमिताभ बच्चन छोड़ गए, गोविंदा भी नहीं कामयाब हो सके, तो तुम तो बॉलीवुड वाले चले जाओगे। मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं, अगले 5 साल तक देखते हैं, तो अगर आप इस चैनल में रहे तो मैं आपके साथ इंटरव्यू करूँगा। तो अभी पिछले दिनों जब एनडीटीवी पे मैंने इनको देखा तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा राहुल मैं तो वहीं खड़ा हूँ यार। आप कहते हैं, या फिर कहते हैं जब जी इनको पूछ लो तो कहते हैं वो कुछ और बात थी, वो हमारी तरक्की होती है हमारी। तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ जहाँ जाओ वहाँ कमिटमेंट से काम करो। आजकल एनडीटीवी में हो, हमें उम्मीद है कि आप एक स्टेप आगे ही बढ़े होंगे। कोई आपकी प्रमोशन डिमोशन तो नहीं हुई होगी ना? और मेरे पीछे कोई ईडी सीबीआई नहीं आया, मैं अपनी मर्जी से आया, ये अलग बात है। ऐसा नहीं कोई ईडी सीबीआई पीछे लगी हुई थी। बट राघव चड्ढा ने 2022 का जो कैंपेन था उसको मैनेज भी किया, आपके साथ लगे भी रहे बहुत देर तक। एक यहाँ पे इमेज बनी या बनाई गई कि वो सुपर सीएम है। आपको लगता है कि उनके जाने का नुकसान होगा आपको आने वाले असेंबली इलेक्शन में? नहीं, वो पंजाब के लोगों के साथ मासेस के साथ उनका कोई लिंक नहीं था। वो तो मतलब ऊपर वाले राज्यसभा वाले थे। देखो एक और बात मैं बताता हूँ, राज्यसभा में ऐसे भी आ जाते हैं जो मतलब हार जाते हैं। जेटली साहब अमृतसर से हार गए तो राज्यसभा आ गए, स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई, राज्यसभा में आ गई। एक समय तो ऐसा था कि 70% कैबिनेट जो मोदी साहब की पहली कैबिनेट थी वो राज्यसभा से थी। लेकिन अगर आप लोग पब्लिक ने चुन लिया, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे गांव का सरपंच बन जाओ आप, पब्लिक द्वारा चुन लेना बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र नगर के वोटरों ने राघव को चुन लिया था और उसको जल बोर्ड का चेयरमैन भी बना के रखा। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि जब इस्तीफा दे देते हैं तो पब्लिक दोबारा नहीं चुनती कभी भी उनको। बहुत से ऐसे नेता हैं हमारे देश में जो ये बात दिल में लेके ही चले गए कि काश मुझे कभी जनता चुन ले। सबसे बड़ी एग्जांपल डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। 10 साल हमारे प्रधानमंत्री रहे, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, बड़ी दुनिया में ख्याति थी उनकी, लेकिन कभी भी वो पब्लिक द्वारा चुने नहीं गए। अगर चुना हुआ आपने पद छोड़ दिया तो लोग इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि यार हमने आपको चुन लिया था, इससे बड़े क्या बन जाओगे। राज्यसभा इज़ अ सेलेक्टेड, लोकसभा इज़ इलेक्टेड। सो इलेक्टेड में जो मज़ा है ना, वो आप मेरे साथ बैठते रहे हो सेंट्रल हॉल में, तो वहाँ इलेक्टेड और सिलेक्टेड दोनों बैठते थे। लेकिन देख लेना जो इलेक्टेड है वो चिंता में ही रहेगा हर वक्त कि मैंने पब्लिक में जाना है, मैंने धन्यवाद भी करना है, मैंने पैसे भी, वो जो चाहे एमपी लैड है या कोई भी को काम करवाना हो अपने क्षेत्र का, तो उसको चिंता रहती है मैं दूसरी बार जब जनता में जाऊंगा क्या मुंह लेके जाऊंगा। सही बात है, राज्यसभा वालों को नहीं रहती। तो शायद राघव चड्ढा जी ने ये बात नहीं पहचानी कि मैं इलेक्टेड भी था, इलेक्शन उनको वो सीट छोड़नी नहीं चाहिए थी राजेंद्र नगर वाली। पर जैसे संदीप पाठक थे, वो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे, आपके एमएलएस के साथ, कैंडिडेट्स के साथ वो स्ट्रेटेजी बना रहे थे। अब जब स्ट्रेटेजिस्ट पार्टी से बाहर होता है, आपको लगता है आपका जो थिंक टैंक है, ब्रेन ट्रस्ट है, वो थोड़ा कमजोर पड़ता है असेंबली इलेक्शन से पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पंजाब के लोग तो खास तौर पे ऐसा नहीं सोचते। वो कहते हैं देखो पार्टी में ऐसी उथल पुथल चलती रहती है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन वो है कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल्याण सिंह, मैं छोटा था तब, लेकिन मुझे बाद में जब मैंने पढ़ा इसका सारा, कल्याण सिंह ऐसे नेता थे यूपी के, इतना प्यार करती थी जनता उनको कि जब वो जनसभा करके निकलते थे तो लोग उनके पाँव की माटी को माथे से लगाते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे। वाजपेयी साहब से कोई झगड़ा हो गया पार्टी में, पार्टी छोड़ दी, उसके बाद भाई साहब पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। उमा भारती, सो पार्टी मैं तो कहता हूँ कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब वो जो जिनकी आप बात कर रहे हो, अभी मेरे ख्याल में आपने हमें याद करा दिया, हम भी भूल गए। चलो दैट इज पास्ट, इवन गॉड कांट चेंज पास्ट, चलने दो, कुछ नहीं होता फर्क। आप तो खुशी होगी कि बला टली? हाँ जी, आप तो खुशी होगी कि गए? मुझे क्या खुशी होगी, मेरी पार्टी के मेंबर थे, मुझे दुख हुआ है इस बात का कि कुछ बहुत जैसा कि आप कह रहे हो कि बहुत उन लोगों के साथ मैं बहुत क्लोजली फैमिली मेंबर के तौर पे हमने काम किया, उनके साथ पारिवारिक संबंध थे, लेकिन पता नहीं कैसे उनके मन में क्या आया। चलो
ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਲੜ ਨੇੜਿਓਂ ਛੁੱਟਿਆ ਉਮਰ ਨਾ ਬੀਤੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਚੰਗੀ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ। मुझे पता था कि भगवंत मान ना मेरी थोड़ी टांग खींचने वाले हैं, लेकिन इनसे पंगा लेना बड़ा खतरनाक है। पंगा लोगे उल्टा ही पाएगा, तो पंगा लेना ही नहीं है। आपको जो बोलना है आप बोलो, मैं अपने सवाल पूछूंगा आपसे हाजिर जवाबी में, तुकबंदी में, तो पंगा लेना ही नहीं है। पता क्या है, ये भी पंजाबी है ना, इसके नानके पटियाला में है, तो इसको मुझे पता है, इसकी सारे पासवर्ड मुझे पता है इसके। ये अलग से आप बोल रहे हो कि सबके पासवर्ड पता है, लोग बोलेंगे कि बिग ब्रदर इज वाचिंग, की सरकार एकदम सब पे सीआईडी कर रही है। नहीं सीआईडी कर रही थी और आपके खुद के एमपी निकल गए, आपको पता नहीं चला क्या हम CID तो है आपकी? हम तो काम की राजनीति करते हैं। हम अपने काम लेके जाएंगे 2027 में लोगों के पास 5 साल के जो काम किए हैं। और अरविंद केजरीवाल ने 2020 की इलेक्शन से 2 महीने पहले टीवी पे आके बोल दिया था दिल्ली वालों को कि अगर मेरे काम पसंद आए तो वोट डाल देना, वरना ना डालना। ऐसा बोलने के लिए जिगरा चाहिए, वरना अभी तक मोदी जी कह रहे हैं 12 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने, अभी तक कह रहे हैं देश बचाना है, देश बचाना। भाई किससे बचाना है बता तो दो। 6-7 बार देश बचा चुके हैं, अभी भी वो देश बचाने के लिए विदेश गए हुए हैं, ठीक है ना। वो हम लोगों को तो कह रहे हैं कि विदेश यात्रा बंद करो, आप ब्याह शादी में सोना मत पहनो, आप तेल मोटरसाइकिल में गाड़ी में तेल मत डलवाओ, घर से काम करो। और खुद ही निकल गए उसी दिन ही, उधर नीदरलैंड चले गए, नॉर्वे चले गए। बोला कि कोई ऐसी ट्रिप हो जिससे देश को फायदा, उसमें जाओ, सिर्फ फिजूल में मत जाओ, छुट्टी मनाने मत जाओ। ये उनका मैसेज था। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं 2 बार विदेश गया हूँ, एक बार साउथ कोरिया और जापान, अभी नीदरलैंड और फिनलैंड। दोनों बार आके मैंने एक दिन की जितनी मीटिंग्स थी एम्बेसी ने करवाई, जो हमने की, पूरा ब्यौरा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी पर पूरा ब्यौरा दिया। ये इनके विजिटिंग कार्ड हैं, ये फलां कंपनी के मालिक हैं, ये पंजाब में 200 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए। ये प्रधानमंत्री जी ने कभी विदेश से आके पार्लियामेंट में या फिर उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने प्रेस को ये ब्यौरा दिया है कि जब हम गए थे क्या क्या समझौते होके आए हैं? बताइए। आप तो बड़े पत्रकारों में हैं, आपको तो प्रधानमंत्री के साथ जाना चाहिए था ना। मनमोहन सिंह साथ लेके जाते थे, पूरा प्लेन भर के जाता था। ट्रंप भी अब जाता है, जब एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो एयरफोर्स 1 में भी करता है ना। कौन जाता है जी प्रधानमंत्री के साथ? आके कोई डिटेल देते हैं कि हमने नीदरलैंड में क्या किया, नॉर्वे में क्या काम तो था। सुबह से लेकर रात तक मीटिंग चलती रहती है ना, ऐसा थोड़ी कुछ चिपके कर रहे हैं। वो बताना, आके उनका रिप्रेजेंटेटिव मंत्री जी हैं उनके पास, वो प्रधानमंत्री के दौरे का पूरा ब्यौरा दे ऑपोजिशन को, देश को दे ब्यौरा कि हम जी इतने करोड़ के समझौते हुए हैं। पता ही नहीं चलता कि क्या करके आए हैं वहाँ, पता नहीं। और देशों के नाम नहीं पता भाई साहब। हमने भी ज्योग्राफी तो हमने भी पढ़ी हुई है, मतलब ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं जिनका नाम ही नहीं सुना कभी। ओलंपिक भी देखते रहते हैं, वहाँ तो छोटे छोटे पपुआ गिनुआ, चचुआ चिचुआ, हाँ, कनगेशिया, बगलेशिया, टकलवेशिया। और मैंने खबर पढ़ी पिछले दिनों, कहते जी पपुआ गिनुआ में गए हैं। मैं अच्छा जी, पपुआ गिनुआ का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री को मिल गया। अच्छा जी, वेरी गुड। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? कहते 9250। मैंने कहा इतने बंदे तो जेसीबी देखने आ जाते हैं हमारे यहाँ, जहाँ 140 करोड़ रहते हैं राहुल, वहाँ क्यों नहीं रहते वो? तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है अगर वो जा रहे हैं? इतना भी, ये तो एक साल ना कोरोना आ गया, वरना धरती के 3-4 चक्कर लगा चुके होते अभी तक। मतलब कोई फायदा तो हो। 1 मिनट, इतने देशों में गए, प्रधानमंत्रियों के साथ जप्फी डालते हैं, भैया इधर तो ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप फलाना। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी मुल्क ने हमारा साथ दिया? बताइए। अमेरिका ने इंटेलिजेंस, अमेरिका ने साथ दिया? अमेरिका ने तो अनाउंस किया कि बंद करवा दिया। बताइए एक मुल्क बता दीजिए। मंगोलिया जाने का क्या फायदा हुआ? मंगोलिया ने कभी साथ दिया? तुर्की ने उनको ड्रोन दिए, तुर्की गए, तुर्की ने ड्रोन दिए उनको। अभी भी हम किसके साथ हैं? पता नहीं कैसी जंग लगी हुई है ये खाड़ी मुल्कों की। अमेरिका ने हमला किया है, हमला ईरान पर हुआ है, कुटापा जो हो रहा है वो इजराइल का हो रहा है, बिल्डिंगें लेबनान की गिर रही हैं, बर्बाद दुबई हो गया, बेइज्जती इंडिया की हो गई, चढ़ाई पाकिस्तान की हो गई। ये क्या हो रहा है यार? नहीं, बेइज्जती क्यों हुई? हैं? बेइज्जती क्यों हुई? कि पता नहीं हमारा रशिया से कहते तेल लेने की मैं तो आपको इजाजत नहीं दूंगा। तो रशिया से तेल क्यों नहीं लेते? अभी रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे? काफी टाइम से तो ले ही रहे थे ना। अभी भी तो 7 रुपए, पिछले 10 दिन में 7 रुपए लीटर बढ़ा दिया। 2 रुपए 71, जब उठते हैं 2 रुपए 71 पैसे बढ़ जाता है।
जब सुबह जागते हैं, आज सोएंगे किसी और रेट पे, कल जागेंगे किसी और रेट पे। तो आप रशिया से क्यों नहीं लेते? क्या डर है अमेरिका का? कोई अमेरिका का डर है? और अमेरिका क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत को मैं इजाजत देता हूं कि वो 1 महीना रशिया से तेल खरीद। इजाजत वो देगा? व्हाइट हाउस चलाता है। हम तो बिशप गुरु बनने चले थे, बिशप चेले बन गए हम। जो वो कहते हैं वही मानते हैं हम। क्या कमजोरी है ऐसी प्रधानमंत्री जी की कि जो ट्रंप की इतनी बात माननी पड़ती है कि वो आधा घंटा पहले ट्वीट करता है, हम कहते हैं हाँ जी बंद हो गया ऑपरेशन। आप ये भी तो देखो कि बाकी देशों में जितना तेल का दाम बढ़ा है खाड़ी में जंग शुरू होने के बाद, हिंदुस्तान में उससे बहुत कम बढ़ा है। और कई महीने तो बढ़ा नहीं था, अब भी बढ़ा है। जितना कि दुनिया के बाजार में तेल का दाम बढ़ा, उससे तो बहुत छोटा हिस्सा इंडिया में बढ़ा है। देखो जिस तरीके से आप काउंटर कर रहे हो ना, ये तो वो बात हो गई। एक बंदे से किसी ने पूछा, कहते जंगल में अगर तू जाए तो तेरे पीछे शेर पड़ जाए, कहते जी मैं उसको गोली मार दूंगा। कहते तेरे पास कारतूस ना हो, कहता मैं बंदूक का बट मारूंगा उसको सर में। कहता बंदूक ना हो, कहता मैं चाकू निकालूंगा गला काट दूंगा। कहता अगर तेरे पास चाकू भी ना हो, कहता मैं जेब से लाल मिर्ची निकालूंगा शेर की आंखों में डाल दूंगा। कहता अगर तेरे पास लाल मिर्ची भी ना हो, कहता मैं भाग के ना एक पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। कहता अगर शेर तेरे पीछे पेड़ पे चढ़ जाए तो उसने कहा यार जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले तू बता तू किसकी तरफ है? तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है? मैं किसी की तरफ मैं नहीं हूं। मोदी जी के खिलाफ कोई बात बोलता हूँ काउंटर करने लग जाते हो। नहीं, मेरा काम है सवाल पूछना। किसकी तरफ हो? नहीं, मैं अरे क्यों, मेरा काम है सवाल पूछना। मैं ये थोड़ी कि मान साहब छा गए, मान साहब छा गए इसलिए थोड़ी। मैं कहना सवाल पूछो, मेरा सवाल काम है जवाब को डिफेंड करना थोड़ी सी। नहीं नहीं, अरे सर तो इसीलिए तो इंटरव्यू बनता है ना। फिर मैं बैटिंग करूंगा, आप बॉलिंग करोगे, आप बॉलिंग करोगे, बैटिंग करूंगा। तो चलो मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, सिलेंडर की लाइनें लगी हुई हैं। बंगाल की इलेक्शन में अमित शाह जी ने कहा था भारत के पास तेल का प्रॉपर जो स्टॉक है, एलपीजी का प्रॉपर स्टॉक है, कोई तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आया तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत बुरे दिन आने वाले हैं और ये आप तेल की जो है कीमतों का सामना करना पड़ेगा। अब आपको हर बात, हर कमजोरी अब उस जंग के नाम लगाएंगे, उस जंग के कंधे पर धर रख के अभी चला रहे हैं। हम भी पूछ रहे हैं, नेशनल लेवल की पार्टी है हमारी, हम पूछ रहे हैं कि आप हमें बता दीजिए ना कि तेल कितने दिन का है। आप कहते हैं मैं अपने काफिले में से 2-3 गाड़ियां कम कर दूंगा, तुम आप घर से मत निकलो, तुम ये ना करो। सोने की आपने बोल दिया कि सोना मत खरीदो। कितने लोग बेरोजगार हो गए जी, कितने लोग मतलब ये प्रधानमंत्री का बयान होना चाहिए सोना मत खरीदो। नहीं, कौन बेरोजगार हुआ है जी? बेरोजगार जो सोने की दुकानों वाले। बिक्री कम होगी सर, बेरोजगार। अब ज्यादा अतिशोक्ति मत करो। प्रधानमंत्री कहेगा कि सोना मत खरीदो। पहले कहते थे ये मत खाओ, फिर कहते ये मत पहनो। आपके घर के फ्रिज तो चेक करने आ जाते हैं कि क्या क्या खा रहे हो। तो ये तो गलत बात है ना। मतलब डेमोक्रेसी है, अगर बिगेस्ट डेमोक्रेसी। ये बड़े स्मार्ट है, ये ले गए हमें पूरी दुनिया की सैर कराने के लिए। पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, पूछो। आप जा रहे हो गल्फ वॉर की। अच्छा बताओ ये कि एक जो बहुत बड़ा मुद्दा बनता है वो ये कि भगवंत मान एक केवल मुखौटा है, मास्क है। आरोप ये लगता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। जब से उनकी दिल्ली की सरकार गई तब से ये चार्ज लगता है कि सुपर सीएम वो हैं, पर्दे के पीछे से क्या करना है क्या नहीं करना ये फैसले अरविंद केजरीवाल ने। नहीं, वैसे मुझे नेशनल पार्टी है तो हमारे भी जो पंजाब का प्रभारी होगा, दिल्ली से आते हैं, मनीष सिसोदिया हैं, ठीक है ना। अब कांग्रेस है तो मल्लिकार्जुन खड़गे मोगा से हैं। तो मुझे बताइए, जो पहले हरीश चौधरी आए थे वो बागा पुराना से थे, ठीक है ना। अभी जो बीजेपी के प्रभारी आते हैं नितिन नवीन, क्या मतलब मलिकोल्ला से हैं। तो मतलब नेशनल पार्टी है हमारी भी, हमें नेशनल पार्टी कंसिडर करो। अब हमारे भी तो वो, हाँ, डिसीजन मेकिंग में कभी उन्होंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। सच बताओ। आप लोग बता देंगे सच 2027 में, फिर आप ही कहोगे ये देखिए रुझानों में आम आदमी पार्टी ने मतलब बहुमत हासिल कर लिया है, रुझानों में बहुत बहुमत हासिल कर लिया। आप कहोगे, आप शर्त लगा लो उस दिन की तरह मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। पंजाब के सरकार के जो फैसले होते हैं, अगर 100 फैसले होते हैं उनमें केजरीवाल कितने फैसले लेते हैं और भगवंत मान कितने फैसले लेते हैं? सारे फैसले पंजाब के सीएम लेते हैं। और पीछे बताते कितने कि ये करो वो करो? नहीं, अगर वो करेंगे भी मैं आपको क्यों बताऊंगा फिर? मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव किसके नाम पे लड़े थे? मोदी जी के नाम ना। लाडली बहना किसकी थी? शिवराज चौहान, उसके नाम पे लड़े, उसको ले गए उधर। चलो जी, पता नहीं कौन। राजस्थान में जिससे पर्ची खुलवाई थी वो कौन थी?
वसुंधरा सिंधिया, उसके नाम पे लड़े, उसी से पर्ची खुलवाई। उनके नाम पे नहीं लड़े, मतलब कहाँ ऐसे ऐसा पता तो क्या है? बीजेपी पार्टी के तौर पे लड़ी ना। बीजेपी विदाउट फेस जाती है, हम फेस के साथ जाएंगे। जो अगर फेस लोगों को पसंद आएगा तो ही वोट डालेंगे ना। तो फिर अगर अगर उन्होंने कोई और फेस लगा रखा है मेरे पे, तो लोग कैसे यकीन करेंगे? बिल्कुल गलत बात है, प्रोपेगेंडा गलत हो रहा है। दिल्ली और पंजाब हम आपस में पार्टी, जो मैं तो गुजरात भी जाता हूँ, मैं भी गुजरात जाता हूँ, गुजरात प्रचार करने के लिए जाते हैं हम। अच्छी अच्छी स्कीमें जो पंजाब की, गुजरात वालों को भी बताना है। हमारे पास 5 एमएलए गुजरात में भी हैं, 1 डोडा में, जम्मू कश्मीर में भी है, 4 हमारे एमएलए गोवा में भी हैं। हमारी नेशनल पार्टी है, तो हमें भी नेशनल पार्टी कंसिडर करो ना। हमारे फैसले भी कई बार हम दिल्ली बैठ के भी करते हैं फैसले। हाई कमांड है, पीएसी है, प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी है, हम एनजीओ थोड़ी हैं अब। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में पंजाब के लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। इसका एक काउंटर है, वो ये कि पहले अरविंद के, आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि पहले अरविंद केजरीवाल बहुत हावी हो रहे थे, आजकल भगवंत मान थोड़ा पुश बैक कर रहे हैं। ये दूसरा आप ही मुझे पीछे कर लेते हो, आप ही पुश कर लेते हो, आपकी खबरों में होता है ये, ऐसा है नहीं। पंजाब सरकार स्मूथली चल रही है और लोग पंजाब के खुश हैं। 60-60 साल बाद पानी मिला है कहीं कहीं पे आके, और पंजाब के लोग जो हैं वो इतने खुश हैं कि इतने वादे जो पार्टी ने किए, और सारे वादे पूरे करके पार्टी बैठी है। अब तो हम वादों के अलावा काम कर रहे हैं, वादों के बिना काम कर रहे हैं। आपने ड्रग्स पे एक बड़ा कैंपेन शुरू किया, लेकिन मैं लोगों से पूछ रहा था कि जो एंटी ड्रग्स कैंपेन है वो कैसा चल रहा है, तो फीडबैक ये मिला कि जो ड्रग पेडलर है वो तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो नहीं पकड़ा जाता है। बिल्कुल ऐसा है कि हमारे अभी कन्विक्शन रेट हमारा 87% है, पंजाब देश में सबसे ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा एक इनका जाल बिछा हुआ है। वो क्या करते हैं, जो एडिक्टेड हैं उनको ही ज़्यादा देते हैं कि 2 ग्राम आपके लिए, 7 ग्राम आपको टोटल दे रहे हैं, 4 ग्राम आप 2-2 ग्राम के लिए आप आगे 2 गाहक बनाओ, आपका फ्री दे देंगे। ऐसे चेन रिएक्शन चलता है। हम उसमें बहुत कामयाब हो चुके हैं यहाँ तक पहुँचने में। अभी एक ड्रग का सरगना जेल में रह के आया 6-7 महीने, ठीक है, अभी जमानत हुई है। एनडीपीएस एक्ट को हम और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हमारी होम मिनिस्ट्री के साथ बात चलती रहती है। अब युद्ध नशे विरुद्ध जो जब चलाया है, प्रॉपर्टीज़ उनकी डिमोलिश की हैं, तो अब शरेआम बिकना बंद हो गया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही बंद हो गया, शरेआम बिकना बंद हो गया। गुजरात पुलिस ने कहा है 2200 किलो ड्रग्स जो पकड़ी गई थी उसको चूहे खा गए। मतलब चूहे कैसे खा गए ड्रग यार? मैंने कहा चूहे कहाँ हैं? कहे जी मर गए होंगे। मैंने कहा डेड बॉडी दिखा दो चलो उनकी। 2200 किलो ड्रग जो है वो ऐसी खुर्द-बुर्द कर दी, चूहों के नाम डाल दिया, चूहे खा गए। मूवीज़ में भी आता है अब तो ये कि चूहे खा जाते हैं। तो मतलब ये नेशनल प्रॉब्लम है। दिस इज़ नॉट ए पंजाब इशू, कि कल पंजाब का इशू। मुझे याद है जो हमने इंटरव्यू किया था आपका संगरूर में पिछले असेंबली इलेक्शन से पहले, मैं उसको देख रहा था यहाँ पाने, एक ओपन एयर गाड़ी में आप घूम रहे हो, आपके बाजू में हम लोग खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं, और आपने कहा कि अगर मुझे सरकार में आने का मौका मिलता है 3 महीने के अंदर में ये जो उड़ता पंजाब की जो प्रॉब्लम है, पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, उसको फिक्स कर दूंगा। ये आपने वादा किया। नहीं पता, इसमें कई लेयर में काम किया हमने। अगर हम सप्लाई चेन तोड़ते हैं तो लाखों वो जो एडिक्टेड हैं, वो तो मरीज़ है ना, उनको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। वो विड्रॉल सिम्टम में आएंगे, वो तड़पेंगे, फिर उनके लिए हमने रीहैब सेंटर बनाए। पहले रीहैब सेंटर को अपडेट किया, उसके बाद हमने पंजाब पुलिस में बहुत सी बदलियां की। हमने 20-20 साल से वहीं पुलिस वाले तैनात थे, उनकी यारियां रिश्तेदारियां वहीं पे थी, वो भी मिले हुए थे। लोग ड्रग स्मगलर को जो उनके गांव में बेचने आता था उसको थाने में पकड़ा के जाते थे। लोग बाद में गांव पहुंचते थे, वो पहले पहुंच जाता था, थाने से ही जमानत हो जाती थी। कानून थोड़ा कमज़ोर था। अभी हमने कानून में भी थोड़ा शोध अमेंडमेंट की है, तो उसके बाद फिर हमने सप्लाई चेन तोड़ने का फैसला किया है। अब सप्लाई चेन पे हम लगे हुए हैं, और होपफुली हम स्पोर्ट्स या कुछ ऐसी एक्टिविटियाँ, नौकरी यूथ को हम, ताकि वो दोबारा ना उस तरफ जाएं। एक जो दूसरा आरोप लगता है वो ये कि यहाँ पे एक्सटॉर्शन के बड़े फोन आते हैं। उद्योगपति कहते हैं कि वो कोई भी, मतलब गोल्डी ब्रार हो, लॉरेंस बिश्नोई, गैंग के नाम पर, अब पता नहीं उस गैंग से फोन आ रहे हैं। पहले वाली सरकारों ने भी इसमें बहुत योगदान दिया है। उन्होंने गैंगस्टर अपनी इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करके उन्होंने छोड़ दिए। है तो हमारे ही लड़के हैं वो, फिर वो ना तो दलदल में फंस गए, ना तो निकलने के लायक रहे कि हम इधर से कहाँ कैसे निकलें।
तो फ़ोन आते हैं, लेकिन हम लोगों को अब यकीन है, लोग पुलिस के पास आते हैं। हमने कुछ टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं कि अगर आपको कोई कॉल आती है हमें बताइए, कोई आईपी नंबर या कोई उसका जो भी ज़्यादातर पुर्तगाल, दुबई, मलेशिया से भी हम पकड़ के लाए हैं कुछ। नहीं, पर आप ये सोचिए ना, लोगों को ऑब्वियसली आपकी पुलिस पे या नहीं, लॉ एंड ये ऑर्डर पे राहुल- शक है, इसीलिए वो एक्सटॉर्शन को दे भी रहे, वरना पुलिस पे विश्वास हो नहीं तो वो दे ही ना किसी को पैसा पूसा। ये ड्रग और ये एक्सटॉर्शन के फ़ोन, ये क्या हमारी सरकार में शुरू हुए? उन्होंने बढ़ाया। हम तो कंट्रोल कर रहे हैं, हम कोई पुश्तपनाही नहीं करते कि हमारी फलां गैंगस्टर के साथ कोई बातचीत होती है। ये तो अकाली दल तो गैंगस्टर को टिकटें दे रहा है। अभी तरन तारण में क्या किया था, गैंगस्टर के रिश्तेदार को टिकटें दी थी। आज भी गैंगस्टर को टिकटें देने में सबसे ज़्यादा अकाली दल है। अकाली दल का नाम लेके वो करते हैं कि हम अकाली दल, और उनका खुद के नाम लेके कत्ल किए हुए हैं कि कत्ल करने के बाद उसकी छाती पे पाँव रख के जिंदाबाद के नारे लगाए हुए हैं। तो उन्होंने जो कांटे बोए थे उनको हम चुग रहे हैं। मेरा ना तो किसी बस में हिस्सा है, ना किसी रेत की खड्ड में हिस्सा है, ना किसी ढाबे में हिस्सा है, ना होटल में हिस्सा है, ना समोसे की रेहड़ी में हिस्सा है। मेरा हिस्सा है तो पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों के दुख सुख में हिस्सा है। अदरवाइज़ हमें तो आने की ज़रूरत ही नहीं थी पॉलिटिक्स में। हम क्या इनसे कोई पैसा कमाने आए हैं? हम इस धंधे को पर आपका एक प्रोफेशन प्रॉमिस बनाने ये भी नहीं था आए। कि हम करप्शन को खत्म कर देंगे, लेकिन अगर आप लोगों से बात करो पंजाब में, उनसे बात करो, कहते नहीं पेटी करप्शन तो अभी भी है, अभी भी आरटीओ हो, लैंड रजिस्ट्री हो, पैसे तो देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान मान के राज में 70 साल corruption का उलझा हुआ ताना है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हमने बहुत अफसर सस्पेंड किए हैं, विजिलेंस के चीफ तक सस्पेंड किए हमने। ये फैसले लेने के लिए दलेरी चाहिए, जिगरा चाहिए इसके लिए। तो करप्शन है या जो जितनी भी सोशल ईवल्स हैं उनको ख़त्म करने में हम लगे हुए हैं। हमारी नीयत पे खोट नहीं है। सफलता देर मिले सवेर मिले अंधेर मिले, लेकिन मिलेगी, लेकिन हम नीयत से काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, वो सवाल लोगों के जहन में है, अब आप बुरा मत मानना, लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा। सवाल वो है कि जैसे जब आप असेंबली में आते हैं, आपके अपोनेंट्स कहते हैं कि आप शराब पी के आए। ये चार्ज आपका असेंबली इलेक्शन में भी लगा। आप पंजाब की जनता को, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, उनको बताइए कि ये जो चार्ज है बार बार भगवंत मान पे उनके लगता पास और कोई मुद्दे नहीं है जी। उनके पास और इल्ज़ाम क्या आएगा? मुझे 12 साल हो गए, 2014 में पहली बार जीता था मैं, 2012 में पॉलिटिक्स में आ गया था, एक इलेक्शन पहले भी लड़ा। 14 साल हो गए, 14 साल से वो यही कह रहे हैं कि भगवंत मान तो दिन रात शराब पीता है। आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र, आपका रिश्तेदार कोई जो 14 साल से लगातार शराब पी रहा है दिन रात, वो जिंदा है? आपका बता दो भाई साहब, कोई जिंदा है क्या? मतलब मैंने मंडी गोविंदगढ़ से लोहे का लिवर लगवाया हुआ है, ठीक है? ये उनके पास और कुछ है ही नहीं ना। फिर इल्ज़ाम लगा दो, ये तो ऐसे मैं बोल देता हूँ, कौन सा कंडेम ही करेगा, बाद में अगला बंदा सफाई देता रहेगा। है मैं बोल देता हूँ वो ड्रग लेके आता है, कोई कहता है सुखबीर बादल अफीम खाता है, बोलते हैं उसको सुखा अमली बोलते हैं, वो बताए, ठीक है ना? वो कहते हैं जब भी कोई गलत मलत बयान देता है, मैं अपने पिता को पिता समान तो नहीं कहता ना, वो तो अपने पिताजी को कहता है मेरे पिता समान है। पिताजी को उठ के बोलना पड़ा था पिता समान नहीं हूँ, पिता हूँ। उनका एक वो कांग्रेस का प्रधान है, वो 12-5 हड़ताल ही बोल रहा है, ठीक है ना? वो मैथ कोई पता नहीं किधर लेके जा रहा है, वो क्या खाते हैं जी, मुझे पता नहीं चल रहा। तो ये तो पर्सन, वो मेरी माँ के बारे में बोलने लगते हैं, फिर मेरी बहन के बारे में बोलते हैं, मेरी वाइफ के बारे में बोलते हैं। इनके पास और कुछ है ही नहीं, गालियाँ देते रहते। लोग कहते हैं यार इलेक्शन आने दो, पता चल जाएगा। इससे पहले भी 2017 और 2022 में यही मुद्दा बनाया था, तो लोगों ने, पहली बार हुआ है कि लोगों ने 92 आउट ऑफ 117 दी। इतना बड़ा मैंडेट पहले किसी पार्टी को चैलेंज किया कि ब्लड टेस्ट करा लो। क्यों करा लें? उनके कहने पे वो करवा लें, वो तो स्मगलर हैं। उनके पिताजी तो सोने के बिस्कुट स्मगलिंग करते थे, वो तो उनका करा लेते हैं ब्लड टेस्ट हम, जो ड्रग बांट रहे हैं देश में। सो इसलिए ये इनका सिर, ये राजनीति या ये मुद्दा नहीं है पंजाब का। मुद्दे का पता तब चल जाएगा ना जब लोगों ने मुझे बोल दिया कि भगवंत मान हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तू काबिल नहीं है पंजाब चलाने के। 2027 में पता चल जाएगा, आ जाए बात पता चल जाएगा। 2027 में क्या रह गया? नवंबर दिसंबर में कोड लग जाएगा। यूपी के साथ होती है इलेक्शन, इसलिए यूपी में कुछ ज़्यादा राउंड होते हैं। हमारे फरवरी के फर्स्ट वीक में इलेक्शन होती है, तो पता चल जाएगा क्या फरवरी में। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट है, उसको लग रहा है कि जैसे हम बाकी स्टेट्स में जीत रहे हैं, पंजाब में भी बीजेपी कुछ कर सकते। कैसे जीतते हो आपको तो पता होगा। नहीं, वहां पे इतना बड़ा बहुमत आया। नहीं, आप तो बिहार में भी जाते रहे हैं उनके। मैं तो यहाँ पश्चिम बंगाल भी गया था। हाँ, हरियाणा में भी थे। कैसे जीतते हो?
आप बताओ कैसे जीते? पहले लड़ाई करवाते हैं दो 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 समुदाय में, फिर एक समुदाय की तरफ हो जाते हैं, डराते हैं, बम धमाके भी होते हैं, दंगे भी होते हैं। नूह में दंगे हुए, मणिपुर जल गया, बिहार में लड़ाई हुई, बंगाल में कत्ल हुए, तो इसका मतलब पंजाब में भी ऐसा कराएंगे? क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटजी ऐसी लग रही कि इस वक्त एक सिख फेस को वो आगे करेंगे। वैसे ही आपके पार्टी के कुछ राज्यसभा एमपीज आ गए और वो अभी गांव में उतनी नाराजगी नहीं है जैसे पहले दिक्कत हो रही थी कैंपेन करने में, अब वैसा नहीं है जैसे पहले था। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार पंजाब में वो अच्छा कर सकता है। आप इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं? क्या लिख रहे हो आप? बीजेपी को 2027 में, पहले हमारा रिकॉर्ड है आपके साथ ऐसा लिखने का। लाओ एक कैमरा लाओ भाई, कैमरा कहाँ है? कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा लाओ। क्या लिख रहे हैं आप? कह रहे हो कि बीजेपी को 2027 में 1 से 2 सीट, वो भी पठानकोट साइड, साइन भी कर दिए। क्यों आपको लग रहा है कि ऐसे आएंगे? मैं लोगों में रहता हूं जी, ये लिख लेना, रोक लो। और कांग्रेस का लिख दूं? कांग्रेस का भी लिख दो। कितनी दे रहे हो तुसी कांग्रेस को? सिंगल फिगर। ठीक ठीक लगा लियो थोड़ा जा। मैं करता हूं 1 to 9। 1 to 9 कांग्रेस को। क्या अकालियों को? साइन इसके नीचे भी कर दूं या ऊपर वाले चल जाएंगे? एक ऑटोग्राफ चल जाएगा। हाँ। नहीं वो अकालियों को 0 ले लो। ठीक ठीक तो लगा लो, पूरी फैमिली गायब। देखिए भाई, इतना तो मुझे घर पे पड़ता है, इतना ही रेट लगेगा। अपना तो बताया नहीं आपने, पिछली बार 92 बाकी जितनी बच गई वो दे दो सारी। हाँ, आपका मेन कंपटीशन आपके हिसाब से अगले इलेक्शन में किससे होने? ये अकाली को 0 दे रहे हैं, कांग्रेस को 1 से 9, बीजेपी को 1 से 2। ऐसा ही दिल्ली के इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी ने किया था, लिख के लिख लो। फिर दिल्ली में क्या हुआ? एक बार लिख के भी दिया था तो आपको, आज तक पे श्वेता ने किया था ना कि चन्नी भी हारेगा, दोनों जगह से कैप्टन भी हारेगा, सिद्धू भी हारेगा, मजीठिया भी हारेगा, बादल, दोनों बाप बेटा हारेंगे, मनप्रीत बादल भी हारेगा। हारे ना? पर उस टाइम पे आप ऑपोजिशन में थे, अब आपका जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसका टेस्ट है, ऑपोजिशन में रहे। ठीक है ना, इसके टेस्ट का रिजल्ट तक तो वेट करो, अभी क्यों कंडेम कर रहे हो? इसको सेव कर लेना भाई। सेव अब वीडियो में आ गया, दिन होगा उस दिन निकालेंगे ये। सेव हो गया। हाँ सेव हो गया। हाँ कैमरे पे भी आ गया। हाँ कैमरे पे सेव हो गया। मैं भी सेव कर लूंगा। तो अगर आप उस समय एनडीटीवी में हुए तो मेरे इंटरव्यू करना। यार अभी तो आया हूँ। ये बताओ, पंगा कर रहे हैं? कहीं भी हुए, कहीं भी हुए आप, तरक्की हो सकती है आपकी। जो प्लस अब इस साथ तरक्की करनी तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो भी हो, आप तो वैसे ही सब मिक्स एंड मैच। नहीं, मैं इस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से लिख रहा हूं। हाँ। और मैं इंटरव्यू भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दूंगा। आप जब जहां भी होंगे इंटरव्यू आपके साथ करना ही करना है। मैंने डन, इंटरव्यू होना चाहिए, वो जरूरी भी है। नहीं तो आपको लग रहा है कि बीजेपी के कुछ पहले से बेहतर करने के बीजेपी पब्लिक में कब गई है? बीजेपी जितना एंटी पंजाब बीजेपी चल रही है इस वक्त। कभी कहते हैं चंडीगढ़ को हम विधानसभा बना के चंडीगढ़ को दिल्ली की तरह यूटी बना देंगे, पंजाब से छीन लेंगे। कभी कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हमारी है, वो उसका सेनेट जो है हम बदल देंगे। कभी कहते हैं बीबीएमबी के द्वारा हम भाखड़ा नंगल का पानी हरियाणा राजस्थान को देंगे। कभी कहते हैं पंजाब की झांकी हम नहीं दिखाने देंगे। आरडीएफ का हमारा पैसा 9,000 करोड़ हमारा रोक रखा है। बैट का हमारा एनएचएम का, नेशनल हेल्थ मिशन का, वो पैसा नहीं दे रहे। कोई तो ऐसा काम हो। नहीं है फिर पंजाब के लिए अगर डबल इंजन सरकार बन जाए तो पैसे आने में प्रॉब्लम नहीं होगी? जो आप बोल रहे पैसे नहीं आ रहे? नहीं, जो हमारे बन रहे हैं, हमारा राइट है, जो हमारा आरडीएफ का पैसा है, वो किस मुंह से आके वोट मांगेंगे? और मुझे ये बता दो, बीजेपी में बीजेपी का नेता कौन है? सारी कांग्रेस जो है, कड्डी वड्डे शड्डे सब इतने इधर आ गए। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था कैप्टन अमरिंदर, वो बीजेपी में, माइग्रेशन है ना। मनप्रीत बादल जो वित्त मंत्री था, माइग्रेशन बीजेपी में। रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस में था, माइग्रेशन। फतेहजंग बाजवा, प्रताप बाजवा का सगा भाई, माइग्रेशन। ठीक है ना। सुनील जाखड़ उनका प्रधान था, माइग्रेशन। तो मतलब कौन है उनके पास जो अपना है? नहीं, बट यही तो माइग्रेशन से पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई। वो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल और पंजाब में फर्क है ना। ये अगर ये जिताने वाले होते तो 2022 में ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस को जिता देते। ये सारे, मनप्रीत बादल भी कांग्रेस में था,
कैप्टन भी कांग्रेस में था, सुनील जाखड़ भी कांग्रेस में था, तो ये उस समय कांग्रेस को, ऐसे थोड़ी होता है कि लोग ऐसे चेहरा देखेंगे और वोट डाल देंगे। पंजाब के लोग हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं। नहीं, क्योंकि बीजेपी की होप ये है कि सिखों में नाराजगी थोड़ी कम हो गई है, हिंदू समाज उनके साथ है, और अगर उनका ये कम्युनिस्ट ड्राइंग रूम में बैठ के बातें नहीं होती भाई साहब, गांव में चलना, कभी गांव में चल के पूछना लोगों को क्या हाल है, ठीक है ना। और पंजाब के लोग किस बात की तारीफ कर रहे हैं, किसको चाहते हैं, ठीक है ना। ये कांग्रेस में 6 मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, उनके वॉलंटियर कम है, मुख्यमंत्री ज़्यादा हैं। अंधेरे में ईंट मारो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लगती है जाके, ठीक है ना। उनका कांग्रेस का तो सीधा साहब है, रंधावा की भाजपा से नहीं बनती, भाजपा की जाखड़ से नहीं बनती, ठीक है ना। नहीं, जाखड़ तो चलो ये है नहीं, रंधावा की भाजपा से नहीं बनती, भाजपा की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की नवजोत सिद्धू से नहीं बनती, नवजोत सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती। वो तो कटाक पटाक, वो तो ही चल रहा है काम, इनका है नहीं कुछ। सिद्धू की कमेंट्री ज्यादा स्ट्रांग है या भगवंत मान की? क्या सिद्धू की कमेंट्री और कॉमेडी ज्यादा स्ट्रांग है या भगवंत मान की? नहीं, भगवंत मान मैं कब कह रहा हूँ, मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं तो पॉलिटिकल स्टायर करता हूँ, व्यंग करता हूँ, ठीक है ना। सच, कई बार चीज़ों को बताने का तरीका कोई और होता है, ठीक है ना। तो मेरे तरीके को लोग पसंद करते हैं, मैं क्यों फिर बदलूँ उस तरीके को। मेरे से लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे बोलो, और जो भी मैं बोलता हूँ उसमें कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई कम हो। देखो, नहीं, पर जब सरकार के बाहर हो तब सटायर में ज्यादा मजा आता है, सरकार के अंदर रह के तो सटायर करना मुश्किल हो जाता है ना। नहीं क्यों, मैं कर तो रहा हूँ अभी, कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप कर रहे हो बाकियों पर सरकार के अंदर रहते हुए अपने काम को एक्सप्लेन करते वक्त तो सटायर करना मुश्किल हो जाता है। नहीं नहीं, मैं काम कर रहा हूँ नाल, जो मेरे पे कोई वो करते हैं कोई, वो असल में ना वो मेरी पिच पे आके खेलने लगते हैं। हाँ हाँ, कॉमेडी उनको करनी नहीं आती, वो इस चक्कर में कुछ ना कुछ और बोल जाते हैं, गलती हो जाती इसीलिए तो मैंने जवाब ही नहीं दिया। मैंने बोला इनको जो बोलना है बोलने दो, इनसे भिड़ना तो बड़ा खतरनाक है। आप बचाव हो गया आपका। हाँ, महंगा ही पड़ेगा, छोड़ दो इनको, मारने दो सिक्सर, बोलो वाह वाह वेल डन, छोड़ दो भाई। लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूँ, चलो उन्होंने सवाल पूछे, आप ऑडियंस को पूछना चाहता हूँ, चाहे वो टीवी पे देख रहे हैं चाहे आप लाइव में, आपको आज वाली इंटरव्यू में कुछ तो अलग से लगाना, कि कुछ तो बात कुछ अलग से हो रही है ना, कि नहीं तो सवाल, आप अपने सवाल आप को पहले मार्क दे फिक्स रहे हो होते कि हैं। मुझे मार्क दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, तो क्या होता है कि सवाल भी फिक्स होते हैं, वो वही फॉर्मल सा सवाल, फॉर्मल सा जवाब, बोर हो जाते हैं सब लोग। लेकिन अब हमारे में केमिस्ट्री हमारी ऐसी है कि जो इन्होंने पूछा मैं उसके 2-2 3-3 जवाब दिए, इन्होंने भी काउंटर किया, मुझे भी अच्छा लगा कि कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने पहले मुझे 2 दिन पहले भेज दिया हो, फिर मैं उसकी प्रिपरेशन, स्पॉन्टेनियस जो बात दिल से निकलती है वो असर सवाल तो ना इन्होंने पूछे ना हमने भेजे, ना हम भेजते हैं, इनमें से किसी ने पूछे भी नहीं। और ऐसे सवाल अगर पूछते पहले बता दिए तो क्या पता आते भी नहीं, तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो इन्होंने सारे सवालों के जवाब बड़े अच्छे से दिए। कुछ सवाल मैं अपने सहयोगी से ले लेता हूँ। पद्मजा जोशी हमारी मैनेजिंग एडिटर सवाल लेंगी। पद्मजा, आपका ये ईवीएम से जो झगड़ा है कब खत्म होगा? अब उन्होंने, उसी ईवीएम ने आपको पंजाब में जिताया, दिल्ली में बार बार जिताया, गुजरात में आपके एमएलए हैं, गोवा में आपके एमएलए हैं, और तो और छोड़िए कश्मीर में भी एक एमएलए आपका आ गया है उसी ईवीएम से चुन के। उसी कश्मीर जहां उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई डोंट थिंक ईवीएम में कोई खराबी है, किसी के पास प्रूफ है तो दिखा ले। वही ईवीएम आपको राज्य दर राज्य जिताता है, पर फिर आप कहते हैं कि ईवीएम की फिक्सिंग करके बीजेपी जीती। देखो पता क्या है, पूरे देश में ईवीएम पर कई पार्टियों के सवाल हैं, पार्टियों को शक है, तो इलेक्शन कमीशन को ये बात क्लियर कर देनी चाहिए सभी को बुलाकर। एसआईआर पे शक है कि जी इतने जो नकली वोट हैं वो बनाए जा रहे हैं, असली वोट काटे जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक विंग क्यों बन जाता है? इलेक्शन कमीशन प्रो बीजेपी क्यों हो जाता है? नहीं जी ये तो ऐसी होगा, नहीं जी ये तो हम तो ऐसी, तो इससे शक हो जाता है। फिर अगर बीजेपी को कोई डाउट ही नहीं है, जब भी ईवीएम पर कोई सवाल कोई पैदा होता है तो बीजेपी ईवीएम के पक्ष में क्यों आ जाती है? वो कहे कि हाँ जी चेक करा लो, हाँ जी हमारे सामने चेक करवा लो, हम हमारे पास तो इतना बड़ा नेता है जिसके नाम से हम जिसकी लहर से हम जीत जाते हैं। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन को ये कहता हूँ कि वो उन पर भी, उनकी काम पर भी शक हो गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो पहले ही थे, अब जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन पर भी शक हो गया है। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी अगर बचानी है तो उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा सभी पार्टियों को, अकेले हम नहीं, उसमें और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो शक करती हैं कि हमें इतने वोट तो यहाँ पड़ने चाहिए थे, हमारा तो एक वोट भी नहीं निकला, कम से कम एजेंट ने तो वोट डाला होगा ना। तो इसलिए अगर ये कोई शक है तो इसको क्लियर करना चाहिए। ये हमारी सहयोगी हैं रीत कौर साहनी, ये आज सुबह ऑफिस में थी, डेस्क पे, उन्होंने बोला कि मुझे चंडीगढ़ जाना है,
मुझे सवाल पूछना है, पंजाब से ही आती हूँ, मुझे जाना है। वो अपना अपना ही इंतजाम करके अपनी गाड़ी में पता नहीं कैसे आई, ऑफिस छोड़ के यहाँ पे आ गई। पूछो रीता अपना सवाल। जी, नहीं, माइक इज नॉट ऑन। माइक ऑन कर। ऑन ही था माइक। शायद आगे आके बोलोगे तो तुझी शायद- माइक भेज दो भाई। आगे आके बोल के देखो ना, शायद सिग्नल। हाँ, ये माइक दे दो आप। ये माइक यूज का कर एक, लो। राहुल एक माइक ये माइक ਹੈਲੋ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਮਾਈਕ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ कि जे ਤੁਹਾਡੇ पहले भी सहयोगी आए सी, हिंदी में पूछती हूँ कि उन्होंने कहा था कि ड्रग्स का बहुत प्रॉब्लम है पंजाब में, और ड्रग्स में 9 लाख जो कि हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो कि करंटली पंजाब में आपकी गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है, ये उन्होंने बोला है, उस पर सिर्फ हमारे पास 6,000 बेड्स हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट है? आप देखो कि 80% रीलैप्स रेट भी है इसमें, तो जो आपका प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बहुत डिसप्रपोर्शनेट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पंजाब, जो कि बॉर्डर स्टेट है, जिसमें आप कह भी रहे थे कि है ऐसे रिंग्स, हैं ऐसे माफिया जो कि आप टैकल कर रहे हैं। देखो, जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है ना, ड्रग्स के पूछा ना आपने, जी ड्रग्स की प्रॉब्लम है। हमारे ड्रोन आते हैं राहुल जी, हमारा 532 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ अटैच करता है। तो पहले तो तार तो लगी हुई है, लेकिन अब वो ड्रोन इस्तेमाल करने लगे हैं। तो हमने एंटी ड्रोन सिस्टम अपना लगाया है, लेकिन हम HM साहब से बात होती है, जो होम मिनिस्ट्री से या विदेश मंत्रालय से, तो मिलके काम करते हैं। हमारी 30% पुलिस हमारी जी सर, तो मेरा सवाल है जो रिहैबिलिटेशन एंड ड्रग एडिक्ट्स की, जैसे ड्रग विडोज भी होती हैं, वो औरतें जो अपने हस्बैंड्स को आपकी समझ नहीं आ रही यहाँ पे क्या, आप मुझे समझ नहीं आ रहा आप, क्योंकि स्पीकर नहीं। रिहैब सेंटर्स का क्या जो करें? आपका रिहैब सेंटर्स है जहाँ जिसमें बेड्स होते हैं, उसमें आपके पास करंटली 6,000 बेड्स हैं, और जो आपके ड्रग एडिक्ट्स के पेशेंट्स हैं वो तकरीबन 9 लाख हैं। हाँ। तो जो उनका ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिसप्रपोर्शनेट नहीं है? हाँ हाँ, जो रिहैब सेंटर हैं उनमें हमारे पास जितने मैक्सिमम बेड हैं, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको, पहले तो रिहैब सेंटर ना टॉर्चर सेंटर बन गए थे, जी वहाँ पे टॉर्चर भी करते थे जो प्राइवेट थे, उन पर भी हमने कंट्रोल किया है। अब उनको हम टेक ओवर करने लगे हैं, टेक ओवर भी कर रहे हैं। बाकी अभी हमारे पास 50 लड़के ऐसे तैयार हुए हैं जो खुद ड्रग्स में थे, और वो काउंसलिंग करेंगे बच्चों की, नए बच्चों की, क्योंकि वो ज़्यादा बता सकते हैं कि हमने क्या क्या झेला है ड्रग्स में आके। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको रिहैब सेंटर में कम से कम लेके जाए, जो अगर घर पे रहें, दवाई उनकी चलती रहे, और वो समाज में रहकर ही मतलब अपने आप को ठीक करें, काउंसलिंग हो जाए उनकी, ना कि वो एक जेल टाइप या कोई कई बार झगड़े भी हो जाते हैं वहाँ पे, आपस में लड़ाई हो जाती है। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि इनको कम करना है, अब ज़्यादा और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पेशेंट हैं उनको हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी हमने रिहैब सेंटर के। सर एक और सवाल से, क्योंकि मैं हाँ, 14,000 है हमारे पास। थैंक यू। मान साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। हाल ही में आईडी ब्लास्ट होता है, एक आईडी ब्लास्ट होता है अमृतसर में, दूसरा होता है जलंधर में। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पाकिस्तान मुलव्विज़ है इसमें, उनका हाथ है, लेकिन आप उसी दिन बयान देते हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं और इलेक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्या रिश्ता कि पाकिस्तान देखो, को क्लीन चिट और बीजेपी जहां भी इलेक्शन लड़ने जाती है, उनका सबसे पहली निशानी यही है कि पहले वहां पे कोई ना कोई हिंसा कराओ, या दो समुदाय को लड़ाओ, या फिर बम चलाओ, गोलियां चलवाओ। क्योंकि जैसे ही बंगाल में इलेक्शन ख़त्म हुई, बंगाल में इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी का बयान, सबसे पहला बयान यही आया, बंगाल में सरकार हमारी है, अब पंजाब की बारी है। तो इससे तो यही शक होता है कि जो बंगाल में करके आए हैं, मणिपुर में करके आए हैं, बिहार में करके आए हैं, वही यहाँ करेंगे। तो उनको कैसे पता चल गया पाकिस्तान? उन्होंने भी 1 मिनट में पाकिस्तान बोल दिया। हर बात वो पाकिस्तान पे, हर बात पेट्रोल हमारे बढ़ाते हैं, टमाटर के रेट, जो मेन स्ट्रीम मीडिया टमाटर के रेट पाकिस्तान के बता रहा होता है। हमने क्या लेना पाकिस्तान में टमाटर क्या भाव बिकते हैं, इससे हमारा क्या लेना देना? हमारे बताओ जी, हमारे रेट कब कम होंगे? तो इसलिए बीजेपी का ये पहले से रिकॉर्ड है कि दंगे करवा के उसमें से गुजरात से चला आ रहा है। ये
दंगे करवा के उसके बाद एक पोलराइजेशन करते हैं। पंजाब की धरती फर्टाइल है, हर किस्म का बीज उग जाता है, जहाँ नफरत का बीज बिल्कुल नहीं उगता। बीजेपी ये गलतफहमी अपनी छोड़ दें। मान साहब नमस्ते। आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप सरकार बना रहे हैं, अगले चुनाव में आप जीत कर आ रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ में ये सवाल एक पर्सपेक्टिव के साथ, एक इमेज के साथ जोड़ना चाहती हूँ। मुझे रामलीला मैदान की वो तस्वीर याद आती है जहाँ पर सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल साथ साथ बैठे थे। इंडिया अलायंस की शक्ति का वो प्रदर्शन था बीजेपी के अगेंस्ट। इंडिया अलायंस का आज का सच क्या है? और खासकर तब अगर मैं ये सवाल आपसे इस सूरत में पूछूं, फ़र्ज़ कीजिए अगर आप पंजाब में चुनाव हार जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट हो जाएगा, और ऐसे में इंडिया अलायंस क्या आपके लिए भी ज़रूरत नहीं, जब आप यहाँ बैठकर कांग्रेस को तमाम क्रिटिसिज्म करते हैं? इंडिया अलायंस में हम रहे हैं, लेकिन हमें मतलब हम या तो हम नहीं फिट बैठे या वो नहीं फिट बैठे। तो अब हम नेशनल पार्टी अलग से अपना, हमारा एजेंडा, हमारी विचारधारा और है, उनका शायद काम करने का तरीका और है, वो उनको मुबारक हो। लेकिन दूसरी बात है कि आप कहेंगे अगर पंजाब हार गए, अगर तो फिर अगर होता है, लेकिन पंजाब में जितने हमने काम किए हैं, जितना पंजाब से हर रोज़ हमें फीडबैक आता है, पंजाब के लोग बहुत खुश हैं। पंजाब के लोग ये कहते हैं कि पहली बार हुआ है कि हम ये झूठे पर्चे थाने में या ये वो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी पुलिस की, इधर इधर ये कर दिया वो कर दिया, उससे हमें छुटकारा मिल गया। हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, हमें अच्छा इलाज मिल रहा है, और बिजली पानी फ्री है। पंजाबी जो हैं वो मतलब मौजें कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। और पंजाब ने पहला हरा रंग का पत्ता, जब पूरे देश में पार्टी लड़ी, 4 MP जिनमें मैं भी था, 4 MP 2014 में, उसके बाद 20 हमारे आए, विपक्ष में पहली बार आए 17 में, 1 MP जब फिर भी पार्टी इधर उधर थोड़ा बिखर गई थी तो संगरूर से फिर मैं जीता अकेला। उसके बाद 22 में बड़ा मार्जिन दिया। तो पंजाब जो है वो हमारी धरती गुरुओं, पीरों, फ़कीरों, शायरों की धरती है, और नए इनकलाब को, नई चीज़ को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि पंजाबी हमारा दिल नहीं तोड़ेंगे। एक सवाल लेंगे मुनीश देवगन से। मुनीश देवगन अमृतसर से आते हैं, ये बड़े एक वो माइक की तरफ भाग रहे एकदम स्पीड से कि कुछ भी हो जाए, मैंने तो पूछना ही पूछना है। सर अजकल एक वीडियो बड़ा वायरल होता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट होवे, अमृतसर जिला, एक वीडियो वायरल होता है जिस विच औरतां दी चैन खिंची जा रही है, वालियां खिंचियां जा रही हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੂਜਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਭੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਕਿ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਚੈਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਣ ਚਾਹੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ BSF ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ISI ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ HM ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਬਣੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ ਦਾ, चाहे आज़ादी का, चाहे कोई भी संकट आया था, पंजाब एक तान पे खड़ा। खत्म करने से पहले आपने कोई पोइट्री करनी है, कोई शायरी करनी है, पोइट्री करनी है, कुछ समा बांधना है खत्म करने से पहले, लेकिन एक सवाल में गुरप्रीत चीना से लूंगा। आप सोच लो आपने क्या करना है, कुछ माहौल बनाना है, खत्म करना है। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया थोड़ा जा। मान साहब, आपने असेंबली पोल्स की तो प्रेडिक्शन किया, अकाली दल को कितनी आएगी, कांग्रेस को कितनी आएगी, बीजेपी को कितनी आएगी। कल सेमीफाइनल होने वाला है क्योंकि लोकल बॉडी पोल्स है और बैलेट को लेके लगातार हाई कोर्ट में भी ये मामला गया था। तो कल की क्या प्रेडिक्शन लगती है कि जो आम आदमी एक तो सेमीफाइनल आप पता नहीं कितने करते हो। इससे पहले सरपंची की इलेक्शन हुई, वो भी सेमीफाइनल था। उससे पहले नगर निगम की हुई, वो भी सेमीफाइनल था। फिर 4-5 हमारी बाई इलेक्शन हुई, वो भी सेमीफाइनल था। तो कल वाली जो नगर कौंसिल की इलेक्शन हो रही है उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है। तो आप इसको सेमीफाइनल कह लो, फाइनल कह लो, मुझे नहीं पता, क्योंकि 34 लाख वोटर जो हैं वो कल वोट डालेंगे।
लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन में। और पंजाब कल आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जो मैंने लिख के दिया है कि उसकी तरफ ही जा रहा है वहाँ। उसमें एक आपके कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको नहीं दिया तो हम मतलब पूरा बूथ बंद कर देंगे, मतलब ऐसा उन्होंने बयान दिया कि हम किसी को वोट, मतलब लोगों को लगा ये क्या धमका रहे हैं लोगों को। बैलेट से इलेक्शन हो रही है, किसी को हमने इलेक्शन का पर्चा भरने से नहीं रोका। कोई ये तो सिर्फ ऐसा कहते देखो जी हमें रोक रहे हैं, हार को मतलब अपनी हार को बुखलाहट, हार की बुखलाहट होती है उसमें कहते हैं। अच्छा मान हम साहब, कोई गुंडागर्दी करने तो आए ही नहीं है। खत्म करने से पहले अगर वो जो कॉमेडियन भगवंत मान है जो पूरे रूरल पंजाब में हिट हुआ, अगर वो इस सरकार को देख रहा है तो सरकार पे कॉमेडी क्या करेगा वो? सरकार को हाँ, अगर कॉमेडियन भगवंत मान चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे कुछ कहने वाला हो या करने वाला हो, क्या कहेगा? जे मैं देखा अपने बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा तेरी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। बहुत खूब, बहुत खूब। समा आपने खूब बांधा। अब आपके काम पर पंजाब की जनता का क्या एक्चुअल फाइनल का रिपोर्ट कार्ड है वो 2027 में पता चलेगा, लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि आप हमें और मौका देंगे आपके पास आने का, इंटरव्यू करने का। एनी टाइम, हाँ एनी टाइम, इलेक्शन के समय भी मिलेंगे। हाँ, उसमें वो आप गाड़ी में बैठ के करते हो ना इंटरव्यू, एक वो करेंगे, वॉक तो टॉक करेंगे आपसे, Walk the talk। मजा आएगा। नहीं पर एक बार फिर से भी आएंगे, एक जब और मर्जी सबमिट हो, करेंगे। जब हाँ? मर्जी हो, पंजाब आपका है। पंजाब तो हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना हुआ है, मेज़बान पंजाबी तो जहाँ दुनिया सर कोई चांद पर भी अगर चले जाओगे तो पंजाबी एक आध मिल ही जाएगा आपको, तो पंजाबी तो पूरी दुनिया में मिलते हैं। तो हम फिर से आएंगे, पंजाब इलेक्शन से पहले वॉक द टॉक भी करेंगे और पंजाब में एक बड़ा समिट भी करेंगे। लेकिन आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, एक भी बार नहीं कहा ये मत पूछना वो मत पूछना, और जैसे सवाल आपने देखा कि हर तरह का सवाल पूछा भी गया जिसका आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत मान जी, बेस्ट ऑफ लक तनु, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मैं संभाल के रख रहा हूँ आगे के लिए। हाँ, काउंटिंग वाले दिन फोन करेंगे, काउंटिंग वाले दिन फोन करेंगे। थैंक यू जी।